हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस के संविधान सीरीज के नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने अपने पिछले दोनों वीडियो से हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और राइट टू इक्वालिटी को संविधान के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक में बताया गया है कि किस किस तरीके की समानताएं हमें संविधान के द्वारा मिली हुई हैं। और जैसा कि मैं बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि हमारे संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है और पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक में बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 16 की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आर्टिकल 14, 15 और 16 का आपस में क्या संबंध है, हम उसको समझते हैं। तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 14 है ये इक्वालिटी को बहुत ही विस्तृत परिभाषा देता है, जो कि बताता है कि कानून के समक्ष सभी समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण मिला हुआ है। फिर जो आर्टिकल 15 है जो बात करता है और डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है 5 ग्राउंड्स पर। और जो आर्टिकल 16 है वो प्योरली बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट की। तो आज हम चर्चा करेंगे इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट की। तो देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 16 का पूरा नाम है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये जो आर्टिकल 16 है ये बात करता है जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब की, और जो सबसे बड़ा जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रिजर्वेशन, उसकी बात करता है। और आज हम इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड है और आज हम इसको समझने बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब ये जो है ये क्लियरली कह रहा है, देखिए एक बात समझने की बात है कि ये बात कर रहा है सिर्फ सिटीजन्स के लिए, यानी कि ये जो आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, जो राइट है वो केवल सिटीजन्स को मिला हुआ है, यानी कि इसमें जो भारतीय नागरिक नहीं है उनको वो इसके तहत नहीं आते हैं। ये राइट केवल सिटीजन्स को ही मिला हुआ है। अब दूसरी बात, ये केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही लागू होगा, जैसे कि बैंक है, रेलवेज है, या कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहीं पे लागू होगा। आप किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑफिसेज से आप राइट टू इक्वालिटी की डिमांड नहीं कर सकते हैं, उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यानी कि जो ये अफसर की जो एम्प्लॉयमेंट की जो इक्वालिटी होगी वो केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही होगी। अब अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्थाएं अपने ऑफिसेज में इसको लागू करती हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी, लेकिन कोई भी प्राइवेट ऑफिस या इस तरह की संस्थाएं इसको लेके बाध्य नहीं है। ये केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही बाध्य होगा, यानी एनी ऑफिसेज अंडर द स्टेट। स्टेट क्या है, जो कि हमने डिस्कशन किया है आर्टिकल 12 में, उसके तहत जो भी संस्थाएं जो भी जगह आती हैं ये आर्टिकल 16 वहीं पे लागू होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 क्या कहता है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। अब ये बात करता है, हमने आर्टिकल 15 में देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता था 5 ग्राउंड्स पे, लेकिन आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 2 है वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है 7 ग्राउंड पे, यानी कि इसमें 2 ग्राउंड बढ़ाए गए हैं। अब देखते हैं कौन से 2 ग्राउंड बढ़ाए गए हैं। एक तो डिसेंट और दूसरा रेजिडेंस, यानी कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव या निवास स्थान, यानी कि ये 2 ग्राउंड इसमें ऐड किए हैं कि इन 7 ग्राउंड के आधार पर आपको किसी भी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब हम सोचते हैं डिसेंट क्या है, तो ये जो डिसेंट है यानी कि कोई जो है किसी और देश में पैदा हुआ और उसने भारत की नागरिकता और अब वो भारत का नागरिक है, तो उस आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी कि जहां आर्टिकल 15 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता था और
तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 7 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और ये 2 ग्राउंड्स बढ़ाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि केवल यही 7 ग्राउंड्स। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 क्या कहता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। अब जो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 है, इसको हम आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 1 और 2 का एक एक्सेप्शन या अपवाद कह सकते हैं। कैसे हम समझते हैं इसको, जैसे कि आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता है, लेकिन अगर राज्य किसी विशेष राज्य के लिए सिर्फ नियुक्तियां निकालता है और ये कहता है कि उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है, तो ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर पंजाब राज्य में कोई वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको अगर उसमें कहा गया है कि आपको पंजाब का निवासी होना आवश्यक है, तो यदि आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास पंजाब स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पंजाब में ही बॉर्न हुए हो, यानी कि आपका जन्म पंजाब में हुआ हो, बल्कि कुछ साल रह के जो वहां की प्रक्रिया के हिसाब से आप अपना डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 ही बात करता है रिजर्वेशन की, कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए। देखिए, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि अभी भी समाज में कई तबके पिछड़े हुए हैं और उनको आगे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन देना जरूरी है, इसलिए इस क्लॉज को जोड़ा गया था और इसमें रिजर्वेशन की बात करी गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of opportunity or posts in favor of any backward classes of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। यानी कि ये बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, जैसा कि हमने चर्चा करी थी, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी अमंग्स इनइक्वल। तो ये उसी की बात करता है कि हमें अभी भी जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा और उन क्लास का जिनका की प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको हमें रिजर्वेशन से उसमें लाना पड़ेगा और उनको जगह देनी पड़ेगी। और कौन सी जातियां पिछड़ी होंगी, कौन सी जातियां पिछड़ी नहीं होंगी, ये केवल राज्य तय करेगा। अब इस क्लॉज में 1959 में 77th अमेंडमेंट किया गया और एक क्लॉज जोड़ा गया आर्टिकल 4A। देखते हैं वो क्या कहता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन और रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए। और बात की गई परिणामिक ज्येष्ठता यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करी गई। अब इसको हम समझते थे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है। देखिए, समाज में कुछ लोग रहते थे जो एक कास्ट सिस्टम का हिस्सा थे और जो डिस्क्रिमिनेशन जिनका लंबे समय से हो रहा था, उनको एक शेड्यूल में डाल दिया गया और उनका नाम दिया गया शेड्यूल कास्ट। और ऐसे ही एक तबका जो समाज से बाहर रहता था, जंगलों में रहता था और जो आदिवासी थे, और उनको एक शेड्यूल में डाल दिया गया जिसको कि बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये SC ST को माना गया कि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं
तो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये भी बात की गई कि इस वर्ग का जब तक कि पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इनको 10 साल तक की रिजर्वेशन दिया जाएगा। और आर्टिकल 4A को अभी भी बहुत ही जो कंट्रोवर्शियल कहा जाता है वो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जजमेंट आए और बीच बीच में इसमें पार्लियामेंट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। देखिए, जब इस क्लास को जब रिजर्वेशन की बात आई कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा, तो फिर बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारे लोग याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट गए कि इस क्लास के अलावा भी कई क्लास ऐसे हैं जो कि आज भी शैक्षिक और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1953 में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग कमीशन बैठाया गया काका कालेलकर की अध्यक्षता में, जिसको कि काका कालेलकर कमीशन कहते हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि किस तरीके की अन्य पिछड़े वर्ग हैं जिनको की रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और 78-79 में जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने दूसरा कमीशन बैठाया जो था बीपी मंडल कमीशन, जिसको कि हम लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1931 की सेंसस को बेस बनाया और कहा कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसमें बताया कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 27% तक की आरक्षण दिया जा सकता है। और उनकी ये रिपोर्ट को भी नहीं माना गया। और 10 साल बाद जब वीपी सिंह की सरकार आई, तब 1989 में ओबीसी को भी रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन दिया गया। 2000 में 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 4B, जो कि कैरी फॉरवर्ड की बात करता है। अभी कैरी फॉरवर्ड क्या है हम इसको समझते हैं। एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए यूपीएससी कोई वैकेंसीज निकालता है, मान लीजिए 60 वैकेंसीज निकली, और जिसमें मान लीजिए 20 जो वैकेंसी है वो SC ST के लिए रिजर्व है। और अगर उसमें इस साल अगर उसमें 2021 में केवल 15 लोगों ने फॉर्म भरा है, 15 लोगों की ही नियुक्ति हुई है, तो और ये 5 जो वैकेंसीज हैं वो SC ST के लिए बची हुई हैं। तो पहले क्या होता था, ये फिर जनरल कैटेगरी को दे दिया जाता था, लेकिन अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल आ गया और अब ये वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगले साल के लिए। यानी कि जब 2022 में ये वैकेंसी आएंगी तो फिर ये, और मान लीजिए उसमें 25 सीट्स होंगी रिजर्वेशन के लिए, तो 5 सीट ये जोड़ दी जाएंगी, यानी कि 25 सीट्स रहेंगी रिजर्वेशन के लिए, यानी 25 सीट्स पे SC ST का रिजर्वेशन रहेगा। अब जो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5 है, देखते हैं वो क्या कहता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इंक्यूबमेंट of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। यानी कि अगर कोई धार्मिक जगह है, कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए मंदिर हुआ या मस्जिद हुआ या कोई चर्च हुआ, तो वहां पे अगर कोई नियुक्ति हो रही है तो पादरी होगा वो क्रिश्चियन ही होगा, और अगर पंडित होगा तो फिर वो हिंदू ही होगा। अगर इस तरीके का कोई प्रोविजन होता है तो किसी भी तरीके का आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब जो सबसे लेटेस्ट जो इसमें क्लॉज जोड़ा गया है वो 2019 में जब 103वां कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ और उसमें जोड़ा गया कि जो इसको भी बहुत कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट बोला जाता है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब पे दिया जाएगा। ये तो हो गया आर्टिकल 16, लेकिन आर्टिकल 16 में इतने सारे केसेस हैं और इतने सारे अमेंडमेंट हैं, इसको हम थोड़ा कुछ केसेस की मदद से इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को परिभाषित किया कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाई, जिसमें बताया गया कि जो ओबीसी तबका जो अब क्रीमी लेयर में है, यानी कि उसको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको अब रिजर्वेशन ना दिया जाए। अगर वो शैक्षिक और आर्थिक रूप सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है तो उनको अब रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। चंपकन दुराई राजन,
जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिशन में दाखिले के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, जिसको कि फर्स्ट अमेंडमेंट संसद द्वारा किया गया और उसमें कहा गया कि आर्टिकल 15 के तहत एडमिशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। फिर आया बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 में ये केस हुआ, जिसमें कि कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जिसमें कि और जो तीसरा केस था जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में था, जिसमें 5 पॉइंट पे फोकस किया गया कि ये जो आरक्षण है ये केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को ही मिलेगा और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को सही बताया गया और ये भी देखा गया कि आर्टिकल 335 और आर्टिकल 340 के मद्देनजर ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी कि हमें जब रिजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें आर्टिकल 335 और आर्टिकल 340 का भी ध्यान देना होगा। और ये जो आरक्षण है ये केवल एंट्री लेवल पे यानी कि जब ज्वाइनिंग हो रही है तभी दिया जाएगा और प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो कुछ सेक्टर्स हैं उन पे आरक्षण नहीं होगा, जैसे कि डिफेंस या राज्यसभा, इन पे आरक्षण नहीं लागू होगा। ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये केवल ओबीसी पर ही लागू होगा और एससी और एसटी पर लागू नहीं होगा। इसके बाद आया अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में, जिसमें कैचअप रूल लाया गया। फिर उसी साल विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1996 में आया, इसमें कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फिर जब 2000 में 82nd अमेंडमेंट हुआ तो इसको फिर से नलिफाइड कर दिया गया और कहा गया कि प्रमोशन में भी एससी एसटी कम्युनिटी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर 2001 में 85th अमेंडमेंट आया और जिसमें संसद के कैचअप नियम को खारिज कर दिया गया और प्रमोशन में रिजर्वेशन को फिर से वैलिड कहा गया। तो ये था आर्टिकल 16 जो कि बहुत खिचड़ी है और लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल 16 से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए और ये भी बताइए आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक कि अपना ध्यान रखिए।